तो आज रास्ते में आते हुए मुझे बड़ी शिद्दत से याद आ रहा था एक मिसरा और एक कहावत। मिसरा जिसे अखलाक मोहम्मद खान ने लिखा, वही अखलाक मोहम्मद खान जिन्हें दुनिया ने शहरयार कहकर पुकारा। उन्होंने उस मिसरे से उमराव जान को आवाज़ दी। उमराव जान ने कहा कि ये क्या जगह है दोस्तों, ये कौन सा दयार है। तो साहिब समान दोस्तों, पाठकों, दर्शकों, ये जगह है TV9 डिजिटल और मौका है कविता का। कविता की बात जब भी आप करें तो मेरे जहन में बस एक बात यूँ आती है कि कविता आप उतनी ही हासिल करते हैं या कविता आपको उतनी ही समझ में आती है जितनी कविता आप लेकर कहीं जाते हैं। जितनी कविता आपके पास होती है उतनी ही कविता आपको समझ में आती है। और कविता की बात कवियों के बगैर मुमकिन नहीं। और कवियों के बारे में अपन यही सुनते रहें कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। और आज हमारा सुखद संयोग ये है कि हमारे पास रवि भी हैं और कवि भी। रवि मिश्रा हमारे साथ हैं और उनकी एक किताब आई है अधूरे से पूरे, और इसमें तरह तरह की रचनाएं हैं, कविताएं हैं, शायरी भी है, अनुदित चीज़ें भी हैं। ये नमस्कार बुक से छपी है और 300 रुपये इसकी कीमत है। तो इस कविता पे बात करेंगे। रवि जी बहुत शुक्रिया और पहले तो बहुत बहुत आभार आने के लिए। जी देखिए शुभम, आपने जैसा कहा कि कविता है, तो दरअसल मैं तो कहूँगा कि अभी कवि तो बने नहीं हैं, एक कदम बढ़ाया उस तरफ। और मैं ये कह सकता हूँ कि जो मेरा प्रोफेशन रहा है, जो कामकाज हम लोगों का है और जो एक लाइफ है, एक जीवन है, उससे गुजरते हुए जितने अनुभव हैं उसको एक जगह समेटने की कोशिश है। अब उसने कविताओं की शक्ल ली है तो आप उसे कह सकते हैं कि ये कविताओं का संग्रह है। मैं देख रहा था कि जब आपने इस किताब का, जब ये किताब आई उसके बाद जो आपने ट्विटर पे डाला इसे, तो आपने उसके साथ लिखा कि चलिए मेरी कविताओं के गांव, ठीक है, और मेरी पहली किताब अधूरे से पूरे। दो चीज़ें, एक तो चलिए मेरे कविताओं के गांव पे बड़ा जोर है इस कविता में। इसमें मैं देख रहा हूँ कि एक कविता है मैं गांव देखता हूँ, मुझ में बसा मेरा गांव, और भी कई कविताएं हैं, मतलब मैंने मार्क भी किया हुआ है, और फिर दिल्ली की भी बातें हैं। थोड़ी ये जैसे यादों के दरख्त एक कविता, उसमें आप लिखते हैं कि गाँव में छूटे वो सारे मैं दरख्त याद करता हूँ। तो ये गांव पे बड़ा जोर है। कौन सा गांव है जहाँ चलने की बात ये कविता कह रही है? देखिए, मैं तो अपने जितने भी हमारे पाठक हों जो इस कविता को या मेरी किताब को पढ़ेंगे, उनको तो मैं उसी गांव की तरफ जाने के लिए कहूँगा जो गांव उनके साथ चल रहा है। देखिए, होता क्या है कि ज़्यादातर शहरों में बसे लोग गांव से ही आते हैं, छोटे शहरों से, या फिर ज़्यादातर गांव से आए हुए लोग होते हैं। कॉमन जो ग्राउंड है वो गांव है, वो कॉमन ग्राउंड गांव है। तो इसलिए मैं तो सबको अपने गांव की तरफ जाने की बात कहता हूं, क्योंकि गांव जो है टिका रहता है, स्थिर है, स्थायी है। ये शहर बहुत भागते हैं और इन शहरों के साथ हम सब भी भागते हैं। इसलिए जब भी इस शहर में भागते भागते हम थकते हैं, हमारे पाँव लड़खड़ाते हैं, तो मुझे लगता है कि हमें गांव याद आता है। और इसीलिए मैं अपने गांव की बात करूं, मैं सबके गांव की बात करूं। देखिए, आप कह रहे हैं और मेरी नज़र है मुझ में बसा मेरा गांव कविता, और इसमें आप लिखते हैं यही बात जो आप कह रहे हैं कि घिरा हुआ है झूठ से फिर भी सच वो अब भी कहता है, मेरे अंदर मेरा गांव कुछ ऐसे अब भी रहता है। एक कविता है इसमें सूरज हूँ। थोड़ा सा मैं उस तरफ बढ़ूँ क्योंकि आपका नाम भी रवि है, ठीक है, तो मैं उस तरफ बढ़ूँ। इससे पहले मैं थोड़ा ये पूछना चाहता हूँ कि ये अधूरे से पूरे, ये नाम कहाँ से आया? देखिए, अब ये नाम है अधूरे से पूरे, और एक कहते हैं ना कि लाइफ की जो मेरी अपनी जर्नी रही है, अपनी फ़िलॉसफी रही है, उसका भी एक रिफ्लेक्शन है। और मैं अपने आसपास जितने लोगों को देखता हूँ, जितना समझता हूँ, कवि तो चलो ठीक है, लेकिन एक इंसान होने के नाते हम कई बार दूसरों के जीवन से जुड़ते हैं और उसके अनुभव, उसके इमोशंस को भी हम अपने अंदर लेते हैं। इसको कह सकते हैं मानवीय संवेदना। आप कह सकते हैं कि आपके अंदर अगर कोई संवेदना है, हम मनुष्य हैं तो हमारे अंदर संवेदना होगी, और वो संवेदना सिर्फ हमारे प्रति नहीं होगी, हमारे पास आसपास जो कुछ भी हमें दिखता है, इंसानों में, जानवरों में, प्रकृति में, समाज में, राजनीति में, उसकी संवेदना भी हमारे अंदर होती है। अब इस यात्रा में हम हर वो चीज़ तो हासिल नहीं करते, या उसी रूप में हासिल नहीं करते जो हमने सोचा होता है या जो हम चाहते हैं। तो ये यात्रा पूरी होती है, जैसा मैंने इसके शुरू में भी लिखा था कि जैसे भी हो जीवन की हम यात्रा तो पूरी करते हैं, लेकिन उस पूरी हुई यात्रा में भी कुछ चीज़ें अधूरी रहती है जिनको हम साथ लेके चलते हैं। और यही इस नाम के पीछे का रहस्य है कि एक कंप्लीशन की तरफ, पूर्णता की तरफ बढ़ते हैं, उसमें बहुत सारा अधूरापन लेके चलते हैं। वो अपने
प्यार का अधूरापन होता है, वो अपने घर का अधूरापन होता है, अपने करियर का अधूरापन होता है, अपने संघर्ष का अधूरापन होता है, उन सब को मिला के हम जीवन को पूरा करते हैं। यही लाइफ की फ़िलॉसफी है और मुझे लगता है कि उसी बात को रिफ्लेक्ट करने के लिए मैंने ये नाम दिया था इसमें। मैं जब ये कविता पढ़ रहा था, सूरज हूँ, चूँकि 10 चैप्टर्स में मैं यूँ कहूँ कि ये पूरा जो किताब है वो विभक्त है, बटा हुआ है, तो इसमें एक जो कविता है सूरज हूँ, कि मैं कहीं नहीं पहुँचने के लिए चलता हूँ, सूरज हूँ, हर रोज़ ढलता हूँ, हर रोज़ निकलता हूँ। तो आपका चूँकि सुखद ये बात है, मैंने जैसा कहा भी कि रवि और कवि दोनों मिल जाएं एक साथ, ये बड़ा मुश्किल है। तो थोड़ा हमें ये बताएं कि सूरज का जो बिंब है उसको आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि जैसे उदय प्रताप सिंह को हम लोग सुनते हुए बड़े हुए और उनको हमने सुना, तो वो लिखते हैं कि एक शाम रवि के प्रति दैन्य भाव जागा कि डूबने को चढ़ता है व्योम में अभागा, नभ बोला और क्या फल होगा उसका जो पूरब में जन्म लेके पश्चिम को भागा। तो ये जो पूरब से निकलकर पश्चिम आ जाने की पीड़ा है इसमें, और दूसरा सूरज के प्रति जो एक दृष्टि है, इसको आप कैसे देखते हैं? और देखिए उसमें जो पहली लाइन है कि मैं कहीं नहीं पहुंचने के लिए निकलता हूं, सूरज हूं, रोज निकलता हूं, रोज ढलता हूं। तो एक सूरज की जो जर्नी मैं देखता हूं, और आपने कहा है कि भाई पूरब से निकलना पश्चिम, और ये रोज है, दैनिक कार्य है सूरज का, वो अपना कार्य अनवरत करता है। बिल्कुल। पूरब से पश्चिम तक की जो दैनिक यात्रा है सूर्य की, उसको पूरा करना ही उसका लक्ष्य है। और मुझे लगता है कि हमारे जीवन में भी हम बहुत सारे लोग रोज़ वो काम करते हैं, ढलान भी होता है और फिर हम उस पर उठते भी हैं। तो उस चीज़ को रिफ्लेक्ट करने के लिए कोशिश की। अब देखिए आपने जिनका नाम लिया, मैं तो कहीं नहीं उस तुलना में वो कोई बात हो सकती है, लेकिन हाँ, हम सबके जीवन में जो रोशनी देता है, जो सूरज है, उसकी इस जर्नी को रिफ्लेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। एक चीज़ मैं जो अपने इस पूरे कलेक्शन संकलन में मैं बात कहना चाह रहा था, मैं चाहता हूँ कि मतलब हमारे दर्शक, आपके दर्शक जो हैं, वो भी अगर कभी जब पढ़ें तो ध्यान दें, क्योंकि देखिए 10 चैप्टर जो है इसके, मतलब मैंने पहली बार कोशिश की कि चैप्टर्स में बांट दूँ इसको थोड़ा आसान करने के लिए। तो शुरुआत मैंने प्रेम से की है, प्रेम से जुड़ी कविताओं से की है। बिल्कुल मैं देख रहा हूँ। और इसमें आखिर में पहुँचते पहुँचते हम भोजपुरी तक भी पहुँचे हैं। और भोजपुरी एक तरीके से मदर टंग है, मतलब ज़मीन की, मेरे गाँव की अपनी भाषा है। पूरा शीर्षक ये पाठ का, भोजपुरी में तो प्राण बसेला। भोजपुरी में तब प्राण बसेला। अब इसका अर्थ मैं दर्शकों को बताऊं कि भोजपुरी में तो प्राण बसेला मतलब मेरी आत्मा तो भोजपुरी में बसती है। बिल्कुल। तो अपने गांव घर में जब भी शब्द बोलते हैं, किसी से भी जब भोजपुरी भाषा में बोलते हैं, तो अचानक से हम पूरा शिफ्ट कर जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हम किसी मेट्रोपॉलिटन में हैं, किसी कॉस्मोपॉलिटन में हैं, हम विदेश में हैं, लेकिन जैसे ही हम किसी से हम अपनी भाषा में संवाद करते हैं, हम पूरी तरह से शिफ्ट हो चुके होते हैं। कहाँ? जहाँ आपने कहा, अपने गांव, अपने इलाके में, अपने बचपन। तो इसलिए मैंने ये लिखा है। और इसके पीछे आप देखेंगे कि हिंदी है, कुछ लास्ट में, आखिर में अंग्रेजी की कुछ मेरी पसंदीदा कविताएं हैं, अनुदित कविताएं विवेकानंद की है, उसमें रॉबर्ट फ्रॉस्ट की है, स्टॉपिंग बाय वुड्स है, अलेक्जेंडर पोप जो 17वीं शताब्दी के पोएट थे, उनकी एक कविता है क्वाइट लाइफ। उसका मैंने हिंदी एक तरीके से भावार्थ कह लीजिए या एक री राइटिंग इन हिंदी, वो मैंने करने की कोशिश की। तो आप इसको समझिए कि हिंदी अंग्रेजी के भावों के बीच मैंने भोजपुरी को रखने की एक क्या कहते हैं, साहस कह लीजिए, धृष्टता कह लीजिए, कि उन भाषाओं के बराबर मैं उसको इसलिए लेके आऊँ क्योंकि मेरे अपने विचार में ये भाषा बिल्कुल उनके बराबर उतनी ही रिच है। नहीं, हमारे तो इसको कुछ उस्ताद हुए, वो तो यहाँ कहते हैं कि ये भाषाएं बहुत आगे हैं, मैं यही कहना हमारी दृष्टता होगी कम उम्र में, कम इल्मी में, लेकिन ये आगे हैं कई। मुझे किसी फिल्म डायरेक्टर ने एक बार कहा था कि भोजपुरी में अच्छा कंटेंट अगर आएगा तो ये जो दाग लगे हैं ये धुल जाएंगे, लेकिन सवाल ये है कि अच्छा कंटेंट हिंदी या अंग्रेजी या दूसरी भाषाओं के पैरेलल कौन लाएगा। तो मेरी एक छोटी सी कोशिश है उस दिशा में। बिल्कुल, मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ थोड़ा सा एक प्रयास। एक चीज़ बताइए, कविता किस तरह आप के पास आती है, ये एक बड़ा सवाल। और ये सवाल इसलिए क्योंकि देखिए आपने बताया नहीं, और हमारे दर्शक आप इनको सब जानते हैं, मैं क्या ही बता पाऊँगा। लेकिन एक चीज़ बताएं कि आप पत्रकार हैं, टीवी में एंकर हैं, और जितना हमने सुना है कि बहुत व्यस्तता भरा जीवन होता है टीवी एंकर्स और पत्रकारों का, इस बीच में कविता के लिए समय है ना, या
समय किस समय में कविता होती है और कविता किस तरह से आपके पास आती है, वो जो रचना प्रक्रिया है पूरी, उस बारे में थोड़ी सी। ये बहुत बढ़िया आपने बात की। आपने कहा ना कि कविता कैसे आती है, आपने उत्तर पहले ही दे दिया सवाल के पहले। मैं नहीं जाता हूँ, है ना, कविताएं चल के आ जाती हैं, क्योंकि वाकई में इतना सामर्थ्य नहीं कि मैं जाऊं और कविता गढ़ूं। तो एक स्वाभाविक है कि अपने आसपास जो होता है, अगर मैं इसमें मैंने एक कविता लिखी है, काबुल की बेटियां। अब आप देखिए कि इस दौर की भी बात इस दौर की भी बात, एक सेक्शन है इसमें, काबुल की बेटियां हैं, एक कश्मीर उसका घर है, एक श्रम श्रृंखला है, ऐसी कविताएं हैं कुछ, एक मर्दों का जीवन क्या है। मैं चाहूँगा कि एक कविता मैं आपके लिए पढ़ूँ, इससे अंदाज़ा लगे कि हम मेरे आसपास जो होता है उसको हम कैसे, अब देखिए हम TV9 भारतवर्ष में हम सभी काम करते हैं, हम TV9 में काम करते हैं और सभी जानते हैं कि TV9 का इंटरनेशनल अफेयर्स पे बहुत ज़्यादा फोकस भी रहता है। हम ज़्यादा से ज़्यादा दुनिया भर की खबरें दर्शकों तक पहुंचाते हैं, दर्शकों को बहुत पसंद भी आती है। तो एक समय था कि जब अफ़गानिस्तान में तालिबान का अटैक हुआ और वहाँ पे जो US की फोर्सेस थी वो वहाँ से भागी, मरीन्स भाग रहे थे, और जब हुआ कि वहाँ जो कुछ पहले से चल रहा था, यानी लड़कियाँ स्कूल जा रही थी, कॉलेजेस चल रहे थे, सब कुछ हो रहा था, आज से 2 साल पहले की बात मैं कह रहा हूँ, अचानक सब कुछ बंद हो गया। और वहाँ जो पढ़ने वाली कॉलेज गोइंग लड़कियाँ थी, वर्किंग लड़कियाँ थी, उनके सामने एक बार फिर से वही सब कुछ आ गया जिससे वो निकल के आई थी। एक वीडियो था जो हम स्टोरी पढ़ रहे थे और वो वीडियो प्ले हो रहा था स्क्रीन पे। उसमें हमने देखा कि तालिबानियों के पास हाथों में क्लाशनिकोव से लेके सारे मॉडर्न जितने वेपन्स हो सकते हैं वो हाथ में थे, और वहाँ के अफगानिस्तान की लड़कियाँ उनके सामने चिल्ला रही थी, धरना दे रही थी, प्रोटेस्ट कर रही थी। किस लिए? पढ़ने के लिए। वो तालिबान जो इतना क्रूर है, इतना खतरनाक है, जिसके हाथों में हथियार है, वो तालिबान उन लड़कियों से डर रहा था, काबुल की बेटियों से डर रहा था। तो उसी पे मैंने ये लिखा है, ओ काबुल की बेटियों। और देखिए उस दौर को ये कैसे रिफ्लेक्ट करता है, इसकी कुछ लाइनें मैं पढ़ के आपको बता दूं। ओ काबुल की बेटियों, ओ काबुल की बेटियों, तुम्हारा आजाद दुपट्टा उनका सबसे बड़ा डर है। तुम्हारा आजाद दुपट्टा उनका सबसे बड़ा डर है। बारूद बंदूक का बना किला तिनके सा ढह जाएगा। तुम्हारी आवाज में देखो कितना असर है कि उनका किला बारूद से, बंदूकों से है, लेकिन तुम्हारी इस आवाज से उनको ढहने का खतरा है। ओ काबुल की बेटियों, सबसे ताकतवर लश्कर भी तुम्हारे नाजुक सपनों को कैद करने में तबाह हुए जाते हैं। सारी लड़ाई है कि उन लड़कियों को कैसे कैद करके रखें अपने कब्जे में। दाढ़ी मूंछ के पीछे छिपे सबसे कायर मर्द तुमको डर के जीने का कायदा सिखाते हैं। ओ काबुल की बेटियों, यहां महाशक्तियां मैदान छोड़ जाती हैं, क्योंकि उस समय US की पूरी मरीन्स की पूरी फौज चली गई थी। यहां महाशक्तियां भी मैदान छोड़ जाती हैं, तुम्हारी तरह वो आखिर तक कहां लड़ पाती हैं। कुछ मजहबी किताबों को तुम्हारे होने का कितना खौफ है, तुम्हारे पंख कतरने का एक बर्बर शौक है। ओ काबुल की बेटियों, तुम अकेली लड़ी हो, अकेली लड़ोगी, तुम हमेशा रही हो, तुम हमेशा रहोगी। पथरीली जमीन पर अंकुर की कहानी तुम ही कहोगी। ओ काबुल की बेटियों, जब दमन का काला धुआं पहाड़ों से हटेगा, काबुल की सड़कें तुम्हारी पाजेब पे थिरकेंगी। चौराहों पर तालिबानी पहरे के लिबास का ढेर जल जाएगा। ओ काबुल की बेटियों, तुम्हारे आजाद सपनों के पंख पर पल रहा होगा जिन मर्दाना मजलिसों से तुम पर पत्थर बरसाए गए, उन मुर्दा मजलिसों पर वही पत्थर लगे होंगे। तुम्हारी कोमल पीठ पर जिन हाथों ने चाबुक बरसाए, वो हाथ तुम्हारे कसीदे में उठे होंगे। और सैकड़ों गोलियां जो तुम्हारे जिस्मों में उतार दी गईं, वो सजाई जाएंगी घरों के बाहर, ताकि नस्लें याद रखें जब सबने तुमको छोड़ दिया था, तुमने कैसे अपने खून से काबुल का मुस्तकबिल जोड़ दिया था। ओ काबुल की बेटी, ओ काबुल की बेटी। जब आप पढ़ रहे थे तो ये आह्वान काबुल की बेटियों के ही जरिए हर एक बेटी तक है, हर एक बेटी तक है। सोसाइटी में जहाँ भी इस तरह की चीज़ें हैं उसको ये रिफ्लेक्ट करता है। बिल्कुल। और मुझे एक शेर याद आ रहा था कि उसे हम पर तो देते हैं मगर उड़ने नहीं देते। उसे हम पर तो देते हैं मगर उड़ने नहीं देते। हमारी बेटी बुलबुल है मगर पिंजड़े में रहती है, पर्दे में रहती है। बिल्कुल। हम देख रहे हैं कि पर्दे की बात। तो वो आप बता रहे थे कि कविता
चली आती है, खुद चली ब आती खुद चली आती है। मतलब मैंने कहा ये कविता मैं आपको बताऊं ये कहाँ लिखी है मैंने, ओ काबुल की बेटियों, ये स्टूडियो में लिखी है। अच्छा। वो स्टोरी चल रही थी, मैं देखा, मैंने कुछ फील किया और जैसे ही ब्रेक हुआ तो मैंने, अब तो हाथ कलम से नहीं लिखता तो मोबाइल से, लेकिन मैंने उसको वहीं पे टाइप किया। कलम से लिखने का और मोबाइल से लिखने में अंतर है कुछ? ऑफ कोर्स अंतर है। एक इसमें बहुत सारी कविताएं जो कभी किसी समय में कलम से लिखी गई थी वो भी हैं, और बहुत सारी कविताएं जो डिजिटल ज़रिए से लिखी गई। देखिए उसमें जो हम जिस जनरेशन से हैं हमारी पढ़ाई लिखाई में, तो उसमें ये मोबाइल वाला सिस्टम थोड़ा सा बाद में आया है। हमारे इनिशियल पढ़ाई लिखाई के समय ज़्यादातर हम चीज़ें लिख के डायरी में रखते थे, तो उसका एक भावनात्मक लगाव। मोबाइलों के दौर के आशिक को क्या पता रखते थे कैसे खत में कलेजा निकाल के। तो उसका एक इमोशनल एंगल अलग है, वो हमें लगता है कि वो थोड़े ज़्यादा स्थायी है। हो सकता है मतलब मैं सही ठीक है, लेकिन ये जो मोबाइल के दौर वाले लोग हैं इनके लिए एक सलाह आपसे, क्योंकि वो आपको सुन रहे होंगे तो इन कविताओं के जरिए कुछ और भी पढ़ना जानना चाहेंगे, तो आप की जो कविता के प्रति दिलचस्पी है किनको पढ़कर, लिखकर, सुनकर हुई, इस बारे में थोड़ी सी। नहीं देखिए, जनरेशन की तो मैं कभी बात नहीं करता, मुझे लगता है हर जनरेशन अपने आप में लाजवाब हो। हम किसी जनरेशन की तुलना नहीं कर सकते। हर जनरेशन की अपनी एक जर्नी होती है, अपनी एक यात्रा होती है, अपनी सीमाएं होती हैं, तो मैं उस पर तो कुछ नहीं कह सकता क्योंकि वो जो सीखता बहुत, वो जो सुनना चाहते हैं। हाँ, लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि हर जनरेशन के लोगों को कविताएं, साहित्य पढ़ना चाहिए, माध्यम आपका जो भी हो। आपकी दिलचस्पी किनको पढ़कर हुई ये? हाँ, मेरी अगर दिलचस्पी आप कहेंगे तो कविताओं की बात करें तो बचपन से बहुत सारे राइटर्स को हम पढ़ते हैं। जैसे अगर हिंदी में बात करें, मुझे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविताएं बहुत मतलब दिल को छूती हैं। जैसे एक वह तोड़ती पत्थर इलाहाबाद के सड़क पे, तो हाँ, तो उस पूरी कविता में वो कविता नहीं है, वो पूरा एक पिक्चराइजेशन है, वो पूरी एक फिल्म है जो आपकी आंखों के सामने पूरी चल जाती है और चलती रहती है जब भी आप एक बार उसको फील कर लेते हैं। तो मुझे पसंद है, निदा फाजली मुझे बहुत पसंद थे, उनको मैं पढ़ता रहता था, सुनता रहता था। तो ऐसे बहुत सारे, गुलजार साहब भी अगर नए अभी भी जो जनरेशन है जो देख रही हैं, जिनके सामने वो हैं, तो गुलजार साहब को भी हम पढ़ते रहे हैं। जयशंकर प्रसाद हैं, रामचंद्र शुक्ल हैं, सुमित्रा नंदन पंत, ये सब हमारे समय के हैं। मॉडर्न में भी बहुत सारे लोग हैं, आज की तारीख में भी, आप हिंदी इंग्लिश जिसको भी पढ़ते हो। मतलब मैंने बोला ना कि 17वीं सेंचुरी की भी कविता इसमें एक है जिसका मैंने डाल दिया, तो इसका मेरे हिसाब से मैं किसी दायरे की तो बात नहीं कर सकता, बट मैं कह रहा हूँ कि पढ़ना चाहिए। ठीक है, पढ़ना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ें जिन पर मतलब मैं थोड़ी सी तैयारी करके सोच कर आया था कि मैं बात करूँगा, जो आपने और छेड़ भी उसी सेक्शन को दिया है, इस दौर की भी बात हो। इसमें एक कविता है, इतनी अभिव्यक्ति ही शेष है। ये बड़ा इस पर ये अच्छा कि अभिव्यक्ति कितनी है, देखिए अभिव्यक्ति पर खतरे हैं। हाँ, मैं ये कविता पढ़ना भी चाह रहा था, आपको सुनाना, दर्शकों को सुनाना भी चाह रहा था। और कि एक पत्रकार जो है, जिसका कवि हृदय है, वो अभिव्यक्ति कितनी देखता है और कैसे देखता है। अब देखिए, मैं ये कविता जो है दर्शकों के सामने मैं रखूंगा आपके। बिल्कुल, इतनी अभिव्यक्ति ही शेष है। और मुझे लगता है कि जब कविता हम अगर पढ़ेंगे तो उसमें हमारी तरफ से दिए जाने वाला उत्तर, एक पत्रकार, एक मीडिया कर्मी, एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जर्नलिस्ट हो, प्रिंट मीडिया का हो, जो समाज में है, जिस पोजीशन में भी है इस वक्त, मुझे लगता है जो सवाल सबसे कठिन सवाल है हमारे सामने, जहाँ पे हमें सबसे ज़्यादा घेरा जाता है अमूमन हमको, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। हाँ, कि कितनी है, क्या है। तो मैंने इसीलिए उसके लाइन की, इतनी ही अभिव्यक्ति शेष है। और मैंने एक अपनी तरफ से उत्तर देने की कोशिश की है तमाम अपने साथियों की तरफ से। ठीक है, आई एम नॉट रिप्रेजेंटिंग, मैं उनको प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा, लेकिन मैं जितना अपने लोगों से के समूह के बीच बैठता हूँ, पत्रकारों के, तो उसमें ये बात मुझे समझ में आई कि ये उत्तर हमारी तरफ से उन सभी लोगों को जो हम पे सवाल उठाते हैं। आप पढ़िए। खबरों का क्या है? खबरों का क्या है? फर्स्ट, सेकंड या थर्ड पर्सन, फर्स्ट, सेकंड या थर्ड पर्सन सबकी खबर बनती है, सब समाचार बनते हैं, कभी ना कभी हम सब एक प्रचार बनते हैं। कभी ना कभी हम सब एक प्रचार बनते हैं। स्टूडियो के शोर से, देखिए हम स्टूडियो में बैठते हैं, अभी भी बैठे हुए हैं, बिल्कुल, तो स्टूडियो के शोर से किसी अंचल तक भयंकर रायशुमारी है। ओपिनियनेटेड सोसाइटी में हम रहते हैं, तो स्टूडियो के शोर से किसी अंचल तक भयंकर रायशुमारी है, एक होड़ है, बहुत मारामारी है,
सत्य संतुलन का सत्व, एक ट्रुथ है, एक बैलेंस है, और इन सब के बीच हमें कुछ खबर निकालनी है। तो सत्य संतुलन का सत्व खोजने वाले कैमरा लेंस की कुछ खोज लेने की ताकत कुछ एक फ्रेम तक सिमटी है, लेकिन सिद्धांत यह है कि जो चीज दिखती है वो चीज बिकती है। ये बहुत ही एक कह सकते कि वैसा सेंटेंस है जो हर जगह लोग यूज करते हैं, जो चीज दिखती है वो चीज बिकती है। तो एक तरफ सत्य खोजने का सिद्धांत है, दूसरी तरफ ये बाजार का कंपल्शन है। तो ये दोनों मैंने जोड़ने की कोशिश की है। फिर से एक बार देखते हैं कि सत्य संतुलन का सत्व खोजने वाले कैमरा लेंस की खोज लेने की ताकत कुछ एक फ्रेम तक सिमटी है, लेकिन सिद्धांत है कि जो चीज दिखती है वो चीज बिकती है। हां, शर्त है समाज की, वो बाजार सजाएगा, बोली ऊंची लगाएगा, अपना और उसका यही सबको बताएगा, सबको पढ़ाएगा, असंख्य उंगलियां उठाएगा, किसी अदने से पत्रकार पर नैतिकता का मुकदमा चलाएगा। इस सिस्टम, इस देश के सामने एक पत्रकार जो है एक अपनी जिम्मेदारी निभाने वाला सामान्य नागरिक है, लेकिन देखिए उस पर मुकदमा चलेगा जिम्मेदारियों का, हमें बताया जाता है। तो एक किसी अदने से पत्रकार पर नैतिकता का मुकदमा चलाएगा। हां, वो सब तब चुप रहे जब रिपोर्टर भूखा मरा, जब कलम छीनी गई, जब 303 से छाती छलनी की गई, जब परिवार सड़क पर आया, जब उसने निवाला नहीं खाया, जब गली का नेता गिरेबान तक पहुंचा, जब बदलाव के लिए पहली पुकार लगाई, लोकतंत्र के लिए पहली आवाज उठाई, तब उसकी आवाज किसी कान तक न पहुंच पाई। कैमरे, कलम और कलमकार, इनका अपराध बड़ा है। कैमरे, कलम और कलमकार, इनका अपराध बड़ा है। अपराध बताने वाला एक अपराधी समाज उसके सामने खड़ा है। कैमरे, कलम और कलमकार, इनका अपराध बड़ा है। अपराध बताने वाला एक अपराधी समाज उसके सामने निर्लज्ज सा खड़ा है। गली के गुंडे जिनके हीरो बने, उनसे युद्ध में ये सिपाही जीरो बने। हम तो कलम से लड़ते हैं, हम तो गुंडे हैं नहीं, लेकिन हमारा सामना वैसे लोगों से होता है। वो लोग जो एक उंगली से सारा सिस्टम बदल सकते थे, उन्होंने बस अपनी उंगली ही बेची, और फिर सिस्टम बिका, सत्ता बिकी, सच बिका, झूठ बिका, वर्दी बिकी, गरीब से हमदर्दी बिकी, धर्म बिका, अधर्म बिका। वो जो उंगली बेच आए, वो उंगली उठाने फिर आए हैं। पत्रकार की अंतरात्मा झकझोर के जगाने आए हैं। वो जो उंगली बेच आए, वो उंगली फिर उठाने फिर आए हैं। पत्रकार की अंतरात्मा झकझोर के जगाने फिर आए हैं। पीछे मार्ग में कलमकारों के शरीर और आत्माओं को कुचलती एक भीड़ लाए हैं। अब यहां जो बचा है बस वही भग्नावशेष है। आजादी वाले देश में जनता की दी हुई इतनी ही अभिव्यक्ति शेष है। आजादी वाले देश में जनता की दी हुई इतनी ही अभिव्यक्ति शेष है। ये जो अभिव्यक्ति हमें मिली हुई है, कहने, ये किसी और ने थोड़ी दी है, हमने अपने मन से ली है। बिल्कुल। ये कविता कब लिखी गई? इस दौर की भी बात हो। हाँ। तो ये कविता कब लिखी गई? हाँ, मुझे लगता है ये कविता 2017-18 के दौर में, 17-18 जब ये सब डिबेट बहुत पीक पे था कि भाई पत्रकार जो हैं किसी दबाव में चल रहे हैं, इसमें चल रहे हैं, उसमें चल रहे हैं, मीडिया को आप टैग कर रहे हैं, कई तरह की बात, पत्रकारों को बेसिकली, जो लोग जर्नलिज्म करते हैं, जमीन पे जाते हैं, पब्लिक के बीच बात। क्योंकि उस दौरान हमें ये भी समझ में आया कि लोग हम पे पत्थर मार सकते हैं, लोग हम पे गोलियां चला सकते हैं। मैंने खुद कई जगह ये सब फेस किया। क्राउड को हम समझा नहीं सकते उस समय, और हमें वहाँ से निकलना पड़ता है, और फिर हम जब उस पर सवाल उठाते हैं तो फिर हम पे भी सवाल उठते हैं, और हमें बताने की कोशिश होती है कि ऐसा लिखो, वैसा मत लिखो, ऐसा बोलो, वैसा मत बोलो। तो ये लिमिटेशंस हमारी अभिव्यक्ति की कौन तय कर रहा है? तो ये भी हम आप ये बता रहे हैं कि कौन ये लिमिटेशंस तय कर रहा है और क्या रास्ता है यहाँ से। और बरबस मेरी निगाह भोजपुरी कविता पे अब जा पहुँची है, और भोजपुरी में, क्योंकि इस प्रश्न का मतलब मुझे कई बार ये लगता है कि इस पूरे किताब में अपने सवालों को और उसके जवाब ढूंढने की लगातार कोशिश, बेचैनी एक दिखती है। तो इसमें देखिए भोजपुरी में एक सेक्शन है, मैं आप भोजपुरी में जो सुनाना है, बताना है, प्लीज़ मुझे बताइएगा। एक मैं मार्क करके लाया हूँ, मैं ज़रूर पढ़ूँगा, और वो ये आखिर में, वो कविता के नाम है बात बनत जाई, और इसके आखिर में जहाँ आप ख़त्म करते हैं कविता, आखिरी स्टैंजा कि बाहर न देख के अपना से पूछ ला, आपन बुराई से पहले तो जूझ ला, कब तक अनहरिया के रात चलत जाई, तू बदल जाई, सब बात बदल जाई। यानी कि आप अगर बदलाव
कर लेते हैं, है ना, तो सारी चीज़ें, सारी बातें बदलने लगती हैं। जब तक मन मस्तिष्क में अंधेरा, चेतना में अंधेरा है, तब तक ही सारी मुश्किलें हैं। शुभम देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि जिस जगह से मैं हूँ, बिहार से, आप भी बिहार से हैं, उत्तर प्रदेश जो है जहाँ भोजपुरी बोली जाती है, हमारे समाज की एक समस्या है कि जब हम अपने को बदलने की बात की जाती है तो हम उस पर शायद कम काम करते हैं, लेकिन हमारे पे सलाह देने की जो है, दूसरों को बताने की, वो एक हमारे टेंडेंसी ज़्यादा है। तो मुझे लगता है कि उस रूट को मैंने एड्रेस वहाँ रहते हुए किया। ये कविता काफ़ी पहले की लिखी हुई है, मुझे लगता है 10 साल पहले कभी मैंने लिखी थी। मैंने ये देखा कि समाज जो है वहाँ का जो बदलाव जिस तरह का चाहता है, तो उस बदलाव की शुरुआत खुद से क्यों नहीं करता है। तो मैं उसी को एड्रेस करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन चलिए, ये तो बहुत आप जो, मैंने तो एक पढ़ दी, लेकिन आपने जो, आपको जो इसमें पसंद हो, देखिए, मैं तो, मेरा थोड़ा सा झुकाव, ठीक है, वर्तमान परिस्थितियों पे तो कवि प्रभावित होता ही, कोई भी मन प्रभावित होता है। हाँ। आप उसको छायावाद कह लीजिए कि एक प्रभाव रहता है, रिफ्लेक्शन रहता है। हाँ। बट मेरा जो है ना, नेचर एंड बाकी जो निर्गुण भाव है, तो एक निर्गुण भाव वाली छोटी सी कविता कह लीजिए, गांव कह लीजिए, और वहाँ के जो वो जो अपना फोक है भोजपुरी का, उस पे थोड़ा सा लगा के मैंने कुछ तो आप लिखा और गाया। तो मैं बिल्कुल उसको, बहुत सुंदर। इस भोजपुरी कविता का नाम है जीवन सार। अच्छा, कि जीवन का पूरा कंक्लूजन क्या है, सार क्या है। तो देखिए, कुछ इस तरह से लिखा है मैंने। कहवा के माटी, कहवा के पानी हो, कहवा के माटी, कहवा के पानी हो, कहवा के पावक गगन पवन, एक भइल सब देह बनल हो, एक भइल सब देह बनल हो, चरखा लागल जन्म जन्म, काया के बाटे रूप अनंत हो, माया के बाटे रूप अनंत हो, आस पियास त बढ़त गइल, मिटना पाइल जीव भरम, बंधन गांठ ता पड़त गइल, बंधन गांठ ता पड़त गइल, पग पग पर सब मिलत गइल, उतराए के चाह में देखी, उतराए के चाह में देखी, जीवन नैया डूबत गइल, हार थाक के मानव काया, मांगे मुक्ति के देव छाया, जग के इहे तारीत रहल, मुक्ति के ओर सब जन्म करम। ज़माने का दस्तूर है ये पुराना, बना कर मिटाना, मिटा कर बनाना। हम सबकी यात्रा वैसी ही है जैसा इसमें लिखने की कोशिश की है मैंने, कि सब करने के बाद आदमी उस तरफ चलना शुरू करता है। और लाइफ की जर्नी के दौरान हम जितना निकलने की कोशिश करते हैं इस पूरे मकड़ जाल से, है ना, कि ये नहीं, वो नहीं, ये नहीं, हम उसमें उतना घुसते जाते हैं और अंत में हर इंसान थकता है। बिल्कुल थकता है तो फिर वो ईश्वर की तरफ मुक्ति के लिए कहता है कि भैया इस चीज़ से हमें निकालिए। और ये अब आपने गा दिया है तो फिर फरमाइश कहूँ मैं या ऐसे गुजारिश कहूँ? अब मैं देखिए कह रहा हूँ, मैं तो और अपने मन की कुछ कविताएं, कुछ गीत मैं आपको सुनाइए। जैसा आपने शुरू में कहा था, गांव की बात की थी, तो चंद लाइनें हैं गांव को लेकर, गांव और प्लस गांव से शहर में आए किसी इंसान की जर्नी की बात है। मिट्टी में सने अपने, मिट्टी में सने अपने, मैं पाँव देखता हूँ, यहाँ होती है बारिश, यहाँ होती है बारिश, मैं गाँव देखता हूँ, मिट्टी में सने अपने, चल रहा हूँ बेसुध, हर पड़ाव देखता हूँ, चल रहा हूँ बेसुध, हर पड़ाव देखता हूँ, जब भी हुई है धूप तो,
जब भी हुई है धूप तो माँ सी छाँव देखता हूँ, मिट्टी में सने अपने समंदरों के बीच अपनी नाव देखता हूँ, समंदरों के बीच अपनी नाव देखता हूँ, उठते गिरते मन के, उठते गिरते मन के कुछ घाव देखता हूँ, मिट्टी में सने अपने। और आखिरी बाजार लौट आया है, आखिरी जो बाजार आया है वो हमारे लिए है, हमारे आपके जैसे पत्रकारिता वालों को समर्पित। ये बाजार में खड़ा हूँ अपना भाव देखता हूँ, बाजी नहीं है मेरी हर दाव देखता हूँ, मिट्टी में सने अपने मैं पाँव देखता हूँ। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। मेरे पास दर्शकों का पैनल होता है तो वो ताली बजा रहे होते कोई नहीं, ताली हम खुद भी बजा सकते हैं। तो और मैं चाह रहा हूँ कि इसको कंटिन्यू करें। तो एक हाँ बिल्कुल इसी से रिलेटेड है, गांव को ही फिर से एड्रेस करते हैं। हाँ। निराश भयभीत थके मन को साहस के शब्द वो कहता है, निराश भयभीत थके मन को साहस के शब्द वो कहता है, मेरे अंदर मेरा गांव कुछ ऐसे अब भी रहता है, सूखे बंजर शुष्क शहर में कल कल नदी सा बहता है, मेरे अंदर मेरा गांव कुछ ऐसे अब भी रहता है, यादों के नील गगन में मेघ सा भी उड़ता है, मेरे अंदर मेरा गांव कुछ ऐसे अब भी रहता है। और ये देखिएगा, मतलब की चिकनी दुनिया में, मतलब की चिकनी दुनिया में मासूम खड़ा सब सहता है, मेरे अंदर मेरा गांव कुछ ऐसे अब भी रहता है। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। तो कुछ गांव को लेके इस तरह से लिखी गई कविता है। कुछ और भी, एक और। अब मुझे लगता है हमें प्रेम की तरफ बढ़ना चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये तो शुरुआत ही हो रही है, पुस्तक की शुरुआत ही हो रही है 2.5 अक्षर प्रेम से, 2.5 अक्षर प्रेम से। तो मुझे लगता है कि देखिए, हम सबके जीवन में प्रेम होता ही है। आई मीन मेरा कहने का अर्थ ये है कि ये एक ऐसा भाव है जिससे बिना छुए इस धरती से कोई नहीं जाता। जीवन की किसी न किसी पड़ाव में, पूर्ण हो अपूर्ण हो, मुझे नहीं पता पूर्णता क्या शब्द है, मैं बहुत ज़्यादा उस पर विश्वास नहीं रखता, क्योंकि परफेक्शन जो है उसकी जर्नी तो होती है, लेकिन परफेक्शन क्या होता है मुझे नहीं पता, क्योंकि आप चीज़ों को अपने साथ जब लेके चलते हैं तो यस, हम पूरा मानव जीवन कई सारे परफेक्शन इम्परफेक्शन से भरा हुआ है। मेरे राह पर मुझको गुमराह कर दे, सुना है कि मंजिल करीब आ गई है। ठीक है, तो गुमराही में और अधूरेपन में, और मुझे लगता है पूर्णता जब किसी को लगती है कभी कहीं भी, तो उसकी यात्राएं बंद हो जाती हैं। बिल्कुल। तो ये जो यात्राएं जितनी अच्छी, शानदार, बड़ी, मुश्किल, कठिन, वो सब अपूर्णताओं का ही एक सम्मिश्रण है कि आप यहाँ आए फिर आपको लगे कि नहीं यार कुछ और कुछ और। बिल्कुल। तो प्रेम भी एक यात्रा है जिसमें पूर्णता अपूर्णता कई भाव होते हैं, है ना। कोई टूटे दिल आशिक होता है, कोई एक तरफा प्यार होता है, कई तरह की बातें होती हैं, सारे भाव निचोड़ने की कोशिश की मैंने। हाँ। तो देखिए, पहली जो कविता है, मुझे लगता है कई लोगों ने मुझे इस पे कहा कि ये अच्छी है, तो मैं चाहता हूँ कि वो मैं पढ़ के जो पाठकों का और जिनको आप, हाँ, मुझे जिस पे रिस्पॉन्स मिला। हाँ। ये कविता है सबसे प्रतीक्षित पल। मैं कविता पढ़ता हूँ तो शायद भाव और स्पष्ट हो जाएंगे। किताब के आखिरी पन्ने तक सब कहाँ पहुँच पाते हैं, किताब के आखिरी पन्ने तक सब कहाँ पहुँच पाते हैं, अक्सर सबसे अच्छे लोग, सबसे अच्छे दोस्त, सबसे अच्छे रिश्ते सबसे पीछे रह जाते हैं। अक्सर सबसे अच्छे लोग, सबसे अच्छे दोस्त, सबसे अच्छे रिश्ते सबसे पीछे रह जाते हैं। मन की पवित्रता को सब कहाँ समझ पाते हैं, मन की पवित्रता को सब कहाँ समझ पाते हैं। अक्सर अक्सर सबसे प्यारे मन
सबसे निश्चल भाव, सबसे समर्पित प्रेम सबसे ज्यादा ठुकराए जाते हैं। और देखिए आखिरी लाइन, सबसे ज्यादा भरे हुए लोग, सबसे ज्यादा भरे हुए लोग सब कहाँ कह पाते हैं, सबसे प्रतीक्षित पल प्रतीक्षित रह जाते हैं। बहुत सुंदर, सबसे प्रतीक्षित पल। हम अपने जीवन में ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स हैं जिसका बड़ा इंतजार करते हैं और अक्सर वो मोमेंट्स आते ही नहीं, वो इंतजार की ही शक्ल में रह जाते हैं, वो इन वेटिंग मोमेंट्स रह जाते हैं, मोमेंट्स इन वेटिंग रह जाते हैं। हमने पीएम इन वेटिंग सुना था, तो मैंने कहना कि मोमेंट्स इन वेटिंग रह जाते हैं, वो इंतजार रह जाता है। आपने पढ़ाई की, लिखाई की कुछ बनने के लिए, और कई बार हम अपने जीवन में कुछ और बनते हैं, वो मोमेंट वैसे ही रह जाता है। तो इस तरह से है। और एक कविता है इसमें, हार जीत के बाद, मैं मार्क करके लाया हूँ उसको, 87 पन्ने पर है ये। बिल्कुल है, 87। आप थोड़ा सा देखिए, हाँ, मैं एक दो बैकग्राउंडर बताऊंगा हार जीत के बाद। अभी जो गाजा में वॉर चल रहा है, मैं कह रहा हूँ ना कि स्टूडियो में रहते हुए भी बहुत सारे ख्याल, कविताएं आ जाती हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें मेरा एक सवाल भी है, आप बोल रहे हैं बार बार कि स्टूडियो में कविताएं आ जाती हैं, मैं एक चीज़ भी पूछूंगा, क्योंकि दुनिया घूम के आ रही है हमारे स्टूडियो तक। तो मैं ये देख रहा था कि ये लड़ाइयाँ जो हो रही हैं, तो इसमें एक हारेगा एक जीतेगा, लेकिन इसके बाद एक लड़ाई शुरू होगी, उसका क्या होगा? बिल्कुल, वो लड़ाई है जो चीज़ें नष्ट हो गई हैं उनको फिर से बनाने की, और वो एक सबसे बड़ी लड़ाई है, बड़ी कठिन और लंबी, धैर्यपूर्वक, परिश्रम, त्याग वाली लड़ाई है चीज़ों को बनाने की, फिर से राख से कुछ उठाने की। इसी भाव को यहाँ पे कहा गया है कि हार या जीत सिर्फ इससे तय नहीं होगी कि किसने क्या पा लिया और किसने क्या खो दिया। हार या जीत सिर्फ इससे तय नहीं होगी कि किसने क्या पा लिया और किसने क्या खो दिया। बहुत से लोग लड़ते हैं इसलिए कि लड़ाई के बाद, हर तबाही के बाद कोई तो बचा रहे। बहुत से लोग लड़ते हैं इसलिए कि लड़ाई के बाद, हर तबाही के बाद कोई तो बचा रहे जो दोनों तरफ से लगाई गई आग की राख उठा सके, जो दोनों तरफ से लगाई गई आग की राख उठा सके। जो हारे और जीते हुए लोग छोड़ जाते हैं अवशेष वो अपने पीछे, जो हारे और जीते हुए लोग छोड़ जाते हैं अवशेष अपने पीछे, उनसे वो कुछ गढ़े, कुछ नया बना सके। बिल्कुल, क्योंकि उसके पास क्या बचता है? जंग में जो दो लोग लड़ते हैं, उसके बाद जो छोड़ जाते हैं अवशेष, राख, तबाही, वही बचता है जिसको निर्माण करना है। बिल्कुल। तो जो हारे और जीते हुए लोग छोड़ जाते हैं अवशेष अपने पीछे, उनसे वो कुछ गढ़े, कुछ नया बना सके। अगर वो ऐसा न भी कर पाया तो युद्ध के उन्मादी मनों को बर्बादी का स्मारक दिखा सके। हर जीत और हार के बाद बहुत कुछ नहीं बचता, ये समझा सके। बिल्कुल। तो ये जो तीसरी लड़ाई है, ये सबसे कठिन लड़ाई है, और उसी थर्ड वॉर को, फ्रंट को, दो फ्रंट के बाद तीसरे फ्रंट की मैंने बात की इस कविता में। अब आप एक नहीं, वो तो मेरा वो जो सवाल था उसका जवाब भी मुझे हालांकि थोड़ा बहुत मिल गया है, लेकिन मैं वो पूछ ले रहा हूँ क्योंकि मैं नीचे जब बात कर रहा था, हमारे साथी जो कई लोग हैं जो साथ में काम करते हैं, तो उनमें से कुछ ये कह रहे थे कि आप उनसे पूछिएगा कि ये जो कविताएं हैं इनमें ज़्यादातर क्या ये खुद का भोगा हुआ यथार्थ है, या फिर आँखन देखी है ना, या फिर सम्मिश्रण मिला जुला? देखिए, कई बार क्या होता है, मैं आपको बहुत मज़ेदार बात बताता हूँ, है ना। ये कुछ एक कविताएं मैंने सोशल मीडिया पे डाली, है ना, यहाँ पब्लिश होने से पहले। तो जैसे ही मैं कोई कविता डालता हूँ, सपोज आपने कुछ निर्गुण डाल दिया, कुछ आपने प्यार से जुड़े हुई कोई बात डाल दी, हाँ, या कुछ कह सकते हैं कि कुछ एक जीरो इमोशन वाली जो फीलिंग होती है जब आप शून्य भाव में होते हैं, तब कुछ आपने डाली, तुरंत कमेंट, सब ठीक है ना, क्या हुआ, कोई दी, कॉल मी, ये सब आते हैं मैसेज। तो लोगों को लगता है कि जो मैं लिख रहा हूँ वो सब मैं भोग रहा हूँ, तो मैं युद्ध भी मैं ही कर रहा हूँ, प्यार भी मैं ही कर रहा हूँ, है ना, है ना। और तो कहने का मतलब ये है कि देखिए, मुझे लगता है जब आप सृजन करते हैं, तो मुझे लगता है जो कोई भी, मैं ये नहीं कहता, मैं हर व्यक्ति जो कुछ लिखता, पढ़ता, कुछ गढ़ता है, वो आर्टिस्ट हो सकता है, वो पत्रकार हो सकता है, कोई घर की एक कोई महिला हो सकती है जो खाना बना रही हो बच्चों के टेस्ट के हिसाब से, आप समझिएगा मेरी बात। बिल्कुल। उसे
पसंद ना हो, लेकिन वो एग्जैक्टली टेस्ट जानती है और उसको महसूस करती है कि उनको खाने के बाद वो कैसा फील करते हैं, वो बना रही होती है। कैन यू से कि हाँ भाई माता ने अपने लिए खाना बनाया? नहीं, वो बच्चों के टेस्ट के हिसाब से बनाया। हलवा बनना है, पूरी बनना है, ये बनना है, वो बनना है। बिल्कुल। तो कुछ वैसा ही भाव है कि आप भाव से या चीज़ों से या दूसरे के दुख सुख से आप अपने को जुड़ा महसूस करते हैं तो आप उस जोन में जाते हैं। ये बहुत रिस्की काम है, ये बहुत रिस्की काम है कि आप दूसरे के सैड एंड हैप्पी जोन में जाके बैठते हैं। कहते हैं वो आपने बोला ना कि दाखिल होते हैं आप, आपका उसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन नेचर ने आपको ऐसा बनाया है कि दैट यू कनेक्ट टू द पेन, जॉय, सॉरो, हैप्पीनेस, ये सारी चीज़ें। बिल्कुल। आप देखें कि हम शक्ल सूरत में, दिखने में, बोल चाल, भाषाएं हमारी अलग हों, लेकिन जब मैं देखता हूँ, मैं जैसे अपन चूँकि इन माध्यम में काम करते हैं, मैं रेडियो में भी काम करता था, तो मैं जब सुनता रहा जब कि कोई रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध हो रहा है और युद्ध के बाद कुछ लोग अपना शहर गांव छोड़ के जा रहे हैं या किसी का कोई मर गया उसके पे वो रो रहा है, तो वो रो हमारी ही तरह रह रहा है, भले वो अपनी ज़बान कुछ और। मैं आपको बहुत एक सिंपल बात बता रहा हूँ। जैसे कोरोना में ये हम सब के साथ हुआ, हम सब पीड़ित हुए, कोई अपना गया कोई नहीं गया। हमने मजदूरों का माइग्रेशन देखा, बिल्कुल, और उन मजदूरों के माइग्रेशन को हम सब ने फील किया। हम तो नहीं जा रहे थे कहीं, हम तो सिर पे वो गट्ठर बांध के भाग नहीं रहे थे। हमारे सामने तो वैसा चैलेंज नहीं था, सबके सामने एक रिस्क था, हम सब काम कर रहे थे, फील्ड में थे, हमें भी कोरोना हुआ, हम भी हॉस्पिटलाइज हुए। लेकिन आप उनकी व्यथा को महसूस करते हैं, और जब महसूस करते हैं, जैसे मैं इसमें लिखा है, श्रम श्रृंखला करके कविता है उन मजदूरों को जिनको मैंने देखा कि कैसे महाराष्ट्र में वो एक्सीडेंट हो जाता है और पटरियों पर रोटी बिखरी होती है, उधर लाश बिखरी होती है, और वो जब तस्वीरें हमने देखी, वीडियोस देखा, तो मैंने उस पर रहा नहीं गया, मैंने लिख दिया। तो मुझे लगता है कि ये मानवीय संवेदना है, और ये सब ने कि जो संसार को चलाने वाले लोग हैं वो कविताएं लिखते हैं, वो गीत गाते हैं, वो प्यार करते हैं, है ना, दूसरों की मदद करते हैं, इसी संसार चलता है। वो अल्फा मेल नहीं होते हैं, बिल्कुल, वो इंसान होते हैं। बिल्कुल। अल्फा मेल जो है जानवरों में हमने डिसाइड किया, हमने ही जानवरों की भी दुनिया डिसाइड कर ली, जबकि हमारा कोई लेना देना नहीं, उनका संसार अलग है, वो अपने आप में कैसे डील कर रहे हैं। आसान चीज़ों को हमने बड़ा मुश्किल बना दिया। ये अल्फा बीटा मेल जो हमने बनाया है और जो कॉन्सेप्ट ये हमने ही बना दिया है। अभी मैं कहीं एक सोशल पोस्ट पे पढ़ रहा था कि प्लूटो जो है पहले ग्रह था, उसको हमने 9 ग्रहों से बाहर कर दिया। वो हमसे मतलब कितने प्रकाश वर्ष दूर है। हम इस कमरे में बैठ के 4 वैज्ञानिक क्या नाम दे रहे हैं प्लूटो को, किस कैटेगरी में रखें, उसको प्लूटो क्या फर्क पड़ता है। वो हमारे अस्तित्व में आने से लाखों साल पहले से है वहाँ पे। ये तो हमारा अपना सोचना है। तो मेरे कहने का मतलब कि हम इंसान हैं, तो इंसानियत की ये सारी चीज़ें, हम चीज़ों से कनेक्ट कर पाते हैं। सोसाइटी में जो भी अच्छा बुरा हो रहा है, हम उससे प्रभावित होते हैं, तो कविताएं वहाँ से आती हैं। और मेरी भी जो आपने सवाल किया, वो सारा कुछ रिफ्लेक्शन है, मैंने जहाँ महसूस किया वो लिखा। ये कोई जो देखा वो जिया। ये अगर मैं किसी प्यार में किसी व्यक्ति के आंसू देखे हैं, मैंने रोता हुआ देखा है, तो इट डजंट मीन कि भाई उस समय मेरा दिल टूटा हुआ था, लेकिन सामने वाले का टूटा, आई कैन एम्पैथाइज, मैं वो महसूस कर सकता हूँ। तो मुझे लगता है हर आदमी करता है। किसी ने लिख दिया और किसी ने कह दिया। इतनी सारी कविताएं मैं क्या बताऊं। देखिए, मैं अब आपको मैं बताऊं, मैं लिख के लाया था कि प्रतीक्षा में घर, संक्रमण द्वार एक बड़ी सुंदर कविता है, इसमें सबसे नीचे किसान एक कविता है, ठीक है। इतनी सारी, एक बड़ी अजीब सी, एक बिल्कुल एकदम अलग कविता मैंने इसमें पढ़ी, सॉलिड एक जुगाड़ कविता है इसमें। तो बहुत सारी आप कहेंगे ये मेरा अपना अनुभव है। तो मैं बहुत सारी कविताओं पे बात करना चाहता था, लेकिन समय की बड़ी सीमा है भाई साहब। और आखिर में अब इस बातचीत को समेटा जाए, हाँ। उससे पहले एक दरख्वास्त आपसे कि कोई आप एक कविता सुनाएंगे। दूसरा, हमारे जो दर्शक और पाठक हैं उनको ये बताएंगे आप, जो पढ़ना चाहते हैं, कि ये कविता की किताब कहाँ उपलब्ध है, वो इसे कैसे खरीद सकते हैं। पहले यही बता देता हूँ, फिर हम इसको क्लोज करेंगे और फिर क्लोज करेंगे। हाँ। ठीक है। ये अमेज़न पे है उपलब्ध, और इसके अलावा और भी तो, लेकिन अमेज़न पे ये उपलब्ध है, और आप अगर जाएंगे तो इजीली मिल जाएगा। आप मेरे नाम से सर्च करेंगे अधूरे से पूरे, तो वहाँ से आप इसको ले सकते हैं। और दोनों फॉर्म में ये उपलब्ध है, मतलब पेपर बैग भी है और वैसे भी है। अब रह गई एक आखिरी कविता। तो एक कविता है जो मैंने ऐसे ही, कहते ना कि ज़ीरो जोन में आते हुए लिखी आपने। जब मुझसे मेरे घर में मेरी वाइफ ने पूछी ये किसके लिए लिखी थी, तो मैंने कहा ये मैंने किसी के लिए नहीं लिखी थी,
यानी जिस ज़माने में मैंने लिखा था उस ज़माने में मुझे दूर दूर तक इस कॉस्मोस से कहीं कोई संपर्क नहीं था, है ना। हम बेसिकली बॉयज़ स्कूल में पढ़े हुए लोग हैं, तो हमारा कुछ वैसे फीमेल इंटरेक्शन भी वैसा नहीं था, प्यार इश्क मोहब्बत वाली बातें भी नहीं थी। बट वन डे आई जस्ट सॉ माई फ्रेंड्स गोइंग, लाइक कि शाम हो गई और वो जा रहे थे, एंड सडनली आई थॉट, और ये कविता कोई शायद 13-14 साल पहले लिखी थी मैंने कहीं। कुछ कविताएं मैंने पुरानी डायरी से निकाल के इसमें डाली है, बाकी सब तो नहीं है। तो वो कविता की 2-4 लाइनें मैं आपको बता दूँ, और वो मैं आपको एक इसको गा के ही बता पाऊंगा क्योंकि उसके फीलिंग्स वैसे ही है। नहीं, आप अच्छा गाते हैं। आप बताएं। तुम चले जाना, तुम चले जाना, कि जब शाम की आखिरी किरण खुद को बिस्तर में छुपा ले, जब परिंदे अपने घोंसलों का रुख करें, कि जब गली के मोड़ पे हमराह विदा लें, तुम चले जाना, तुम चले जाना, कि जब खिड़कियों से लौ उच्चक कर झांकने लगे, दूर किसी झोपड़ी के चूल्हों का धुआं रात का संदेशा बाँचने लगे, तुम चले जाना, कि मैं चाहता हूँ ये रात मेरी बनी रहे, क्योंकि दिन बड़ी मुश्किल से आता है यहाँ। बिल्कुल। मैं चाहता हूँ ये रात मेरी बनी रहे, क्योंकि दिन बड़ी मुश्किल से आता है यहाँ। तुम्हारे लिए रोशनी हो, उजाले हो, तुम रहो जहाँ। तुम चले जाना, तुम चले जाना, के इन राहों से मेरा पुराना वास्ता है, तुम्हारे लिए नहीं ये मेरा है, मेरे लिए ये कठिन रास्ता है। तुम चले जाना, तुम चले जाना। बहुत सुंदर, बहुत ही ज़्यादा सुंदर। तो ये अधूरी सी मगर मुकम्मल बातचीत, जैसा कि इस कविता का आप देख रहे होंगे, अधूरे से पूरे। नमस्कार बुक्स से छपी है, मैं दोबारा बता दूं, 300 रुपये इसकी कीमत है। आपको ये बातचीत कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और अपनी प्रतिक्रियाओं से ज़रूर भेजें ताकि सुधार की जो गुंजाइश है वो बनी रहे। और अधूरी सी ये बातचीत यहीं तक थी। आपने समय दिया, आपने सुना, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। रवि जी, कुछ और कहना चाहते हो आप? तो बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, और मैं ये कहूँगा कि 300 है, लेकिन अमेज़न पे काफ़ी डिस्काउंट है, अच्छा। तो जल्दी से आप बुक कर सकते हैं, काम की बात आ। ठीक है, तो बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत को सुनने के लिए। फ़िलहाल यहीं तक, सुनते रहिए TV9 डिजिटल।